हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन 85 तक देख लिए थे। अब हम बचे हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 86 पर। क्या बोल रहा है? इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ। तो इक्विटी शेयर्स इनमें से कौन से पर्पस के लिए इशू नहीं किए जाते? कैश रिसीट्स, परचेज ऑफ असेट्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे क्लियरली कैश रिसीट्स फर्स्ट ऑप्शन। इक्विटी शेयर्स को कंपनी क्यों इशू करती है? क्योंकि उसको फंड रेज करना होता है, उसको कैपिटल जनरेट करना होता है। ठीक है, एक्सपेंशन, फर्दर एक्सपेंशन के लिए जो भी फंड्स रिक्वायर्ड है, तो ये तो कैश रिसीट्स के लिए तो किया जाता है इक्विटी शेयर्स इशू। असेट्स खरीदे हैं तो कई बार कंपनी जो है कैश में पैसा ना देके या मॉनेटरी फॉर्म में पैसा ना देके शेयर्स इशू कर देती है। हमने देखा इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन फॉर कैश, तो इसके लिए भी कंपनी इस पर्पस के लिए भी शेयर्स इशू कर सकती है। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए भी कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना इज नॉट द होल सोल पर्पस ऑफ इशूइंग शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स इशू करते समय कंपनी का होल सोल पर्पस नहीं होता कि उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, इसलिए वो शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है, इट इज़ लाइक अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं, सामने वाले शेयर होल्डर्स से आपने पैसा रेज किया है, उसके बदले आप उनको कुछ रिटर्न दोगे, डिविडेंड दोगे। ठीक है, लेकिन शेयर्स हम इसलिए नहीं इशू करते हैं कि हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके बदले में हम शेयर्स इशू कर देंगे। आया समझ में? तो क्लियरली यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आया समझ में? तो क्वेश्चन 86 का आंसर क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन 87। A company has separate legal entity, perpetual existence, limited liability या all of these। ठीक है, तो हम सबको पता है, हमने कंपनी जब कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे कंपनी के बारे में, बहुत सारे उसके फीचर्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तब हमने देखा था कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, मेंबर्स विल कम, मेंबर्स विल गो, बट कंपनी हमारी चलती ही रहेगी। ठीक है, कंपनी कभी मरती नहीं है जब तक वाइंड अप ना हो। लाइबिलिटी इसमें हमेशा लिमिटेड होती है मेंबर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली तीनों ही ऑप्शन आपके वैलिड हैं, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 87 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन 88। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। तो इनमें से शेयर कैपिटल की हेडिंग जब हम बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय, तो क्या नहीं दिखाया जाता? सब्सक्राइब कैपिटल दिखाया जाता है, इशूड कैपिटल दिखाया जाता है, रिजर्व कैपिटल को हम नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड ये हम दिखाते हैं, लेकिन रिजर्व कैपिटल नहीं दिखाते। तो यहाँ पे क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन 89। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स to raise the amount of capital, a company invites the public through prospectus। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट, जल्दी से याद करो, प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था? जब पब्लिक को ऑफर ना करके कंपनी क्या करती है? प्राइवेटली किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को प्राइवेटली सिक्योरिटीज या शेयर्स इशू करती है। आया समझ में? उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही नहीं है। ठीक है, पब्लिकली वो ऑफर वैलिड होता ही नहीं है, तो यहाँ पर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पब्लिक को इनवाइट नहीं करती प्राइवेट प्लेसमेंट में। डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, यस, तो बी सही आपका ऑप्शन है। इनवाइट्स द पब्लिक थ्रू एडवर्टीजमेंट, ये भी गलत है। इनवाइट्स द पब्लिक थ्रू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पब्लिक को तो इनवाइट करती ही नहीं है, नाम में ही आंसर है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब कंपनी प्राइवेटली किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को प्राइवेटली सिक्योरिटीज या शेयर्स इशू करती है, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, तब पब्लिक का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो क्लियरली यहाँ पर क्वेश्चन 89 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक। ठीक है, क्वेश्चन 90। हु आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी। तो हम सबको पता है रियल ओनर्स कौन होता है? गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली जो कैपिटल लेकर आता है, ठीक है, वही ओनर होता है। यहाँ पर कैपिटल कौन लेकर आ रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। आया समझ में? तो क्लियरली हमारे ओनर्स कौन हो जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो मैनेजमेंट होते हैं कंपनी के। ओनरशिप यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होती है। चलिए क्वेश्चन 91। अ कंपनी में इशू
इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कंपनी इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है, तो दोनों इशू कर सकती है, तो क्लियरली ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, फोरफीटेड शेयर कैपिटल, असेट्स या कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो हमको पता है रिजर्व कैपिटल क्या होता है, बेसिकली वो ऐसा कैपिटल होता है जो सेपरेटली आप एक तरीके से रिजर्व करके रखते हो, कब, हमारी कंटिजेंसी के लिए, कि अगर फर्म हमारी कंपनी लिक्विडेट होने लगी, कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई, तब हम वो रिजर्व कैपिटल का अमाउंट बुलवाते हैं। आया समझ में? तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ऐसा कैपिटल जो सिर्फ कंपनी के लिक्विडेट होने पर बुलवाया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। चलिए क्वेश्चन 93, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्टेबल, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर। आया समझ में? कभी भी अगर कंपनी अपने डेट्स पे ऑफ नहीं कर पा रही है, तो कभी भी जो मेंबर्स हैं उनके घर के बर्तन और उनके घर के कपड़े वपड़े नहीं बिकेंगे। ठीक है, वो सिर्फ लायबल है अपना शेयर की वैल्यू का अमाउंट देने तक के लिए लायबल है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। आया समझ में? तो यहाँ पर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज लिमिटेड, तो यहाँ पे आपका क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन 94, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव preferential right as to dividend only, preferential right in the management, preferential right as to repayment of capital at the time of liquidation of the company, या preferential right as to dividend and repayment of capital at the time of liquidation of the company। तो clearly यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या क्या राइट होता है कि उनको प्रेफरेंस ऑन प्रायोरिटी बेसिस डिविडेंड दिया जाए इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले, और अगर लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का तो उस समय उनको कैपिटल भी रीपेमेंट पहले होगा, सबसे लास्ट में होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। आया समझ में? तो क्लियरली यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, अ कंपनी में इशू द शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कंपनी शेयर्स इन तीनों ही फॉर्म्स में कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकती है, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती है सब्सक्रिप्शन के लिए, या कई बार असेट्स खरीदने पर, बिजनेस खरीदने पर कंपनी पैसा ना देके, कंसिडरेशन ना देके उसके अगेंस्ट क्या करती है, इशू करती है शेयर्स। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। ठीक है, तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिट होती है, पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू, या रिजर्व प्राइस। तो हमेशा शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनकी, जो शेयर्स उनको अलॉट किए गए हैं उनकी फेस वैल्यू तक। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन 96 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 97, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड डिबेंचर, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड। तो हम सबको पता है कंपनी का कैपिटल, ठीक है, उसको हम टुकड़ों में या यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, और उन यूनिट्स को हम क्या बोल देते हैं, शेयर। ठीक है, शेयर कैपिटल हो जाता है। तो क्लियरली एक यूनिट को क्या बोलते हैं, शेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 97 का आंसर हो जाएगा बी, शेयर। क्वेश्चन 98, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेंशन्ड इन। तो ऑथराइज्ड कैपिटल जो कंपनी का होता है उसको कहाँ पे मेंशन किया जाता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या होने वाली है जो कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है उसकी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो क्लियरली हम सबको पता है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो एमओए में मेंशन किया जाता है कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा। तो क्वेश्चन 98 इजी था। क्वेश्चन 99, द शेयर्स ऑन विच देयर इज नो any prefixed rate of dividend is decided, but the rate of dividend is fluctuating every year according to the availability of profits, such shares are called। तो ऐसे शेयर्स जिस पे कोई भी प्रीफिक्स्ड रेट क्या होने वाला है, किस रेट से डिविडेंड देने वाले हैं, वो डिसाइडेड नहीं है। तो पहले ही आपको पता चल गया कि प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है,
क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे हमेशा फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, पहले से फिक्स कर लिया जाता है रेट। आया समझ में? एंड जो डिविडेंड का रेट है वो फ्लक्चुएट होता है हर साल, ठीक है, जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है, डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितना हमें डिविडेंड देना है उन शेयर्स पर, ठीक है। और कई बार अगर प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ या नहीं हुआ तब डिविडेंड नहीं भी दिया जा सकता है, तो वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में हमेशा फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है, लेकिन कौन से शेयर्स पे आपको फिक्स्ड रेट से नहीं देना पड़ता और आपके डिविडेंड कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करते हैं एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो क्लियरली हमें पता है आंसर ए क्या होने वाला है, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स की तो का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इक्विटी शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड। तो ऐसे शेयर्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को इशू कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट इक्विटी शेयर, प्राइवेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, बोनस इक्विटी शेयर। तो हम सबको पता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर, या इसको आप ईसॉप भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 100 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 101, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इंक्लूड। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन करते समय शेयर्स को जब हम करते हैं तब उस वक्त क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बिल्कुल होता है, एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं बिल्कुल होती हैं, कंपनी अलॉटमेंट करती है बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे क्लियरली ये तीनों स्टेप्स होती हैं, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इंक्लूड्स इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, रिसीव एप्लीकेशंस एंड मेक अलॉटमेंट, तीनों ही स्टेप्स इंक्लूड करता है। चलिए, तो क्वेश्चन 101 ईजी था। क्वेश्चन 102, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अ प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू बी, ठीक है, अगर अलग से स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो प्रेफरेंस शेयर्स की जो जनरल क्वालिटी क्या होती है वो हमें बताना है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव होते हैं, पार्टिसिपेटिंग होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है, या नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं एंड नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, या क्यूमुलेटिव होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं एंड नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, या नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो अगर कुछ स्पेसिफिकली स्टेट नहीं किया गया है प्रेफरेंस शेयर्स की जनरल क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि वो क्यूमुलेटिव होते हैं, पार्टिसिपेटिंग राइट्स नहीं होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं और नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आया समझ में? क्वेश्चन 102 क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन 103, प्रेफरेंस शेयर्स in case the holders of these have a right to convert their preference shares into equity shares at their option according to the terms of issue, such shares are called। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास राइट है, जिनके पास अधिकार है कि वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, तो यहाँ पर सेंटेंस इस स्टेटमेंट में आपका आंसर छुपा हुआ है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कन्वर्ट किया जा सके इक्विटी शेयर्स में उनको क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो ऑब्वियसली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको क्या बोलेंगे, कन्वर्टेबल। तो क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन 104, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ए, राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, इशूइंग बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। तो इन तीनों ही, ये तीनों ही जो चीज़ें हैं, तीनों ही यूटिलाइजेशन आपको सेक्शन 52 में दिया हुआ है। तो बिल्कुल इन तीनों पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ किया जा सकता है। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन 104 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 105, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड। हमें पता है, हम ऑप्शन बिना देखे बता सकते हैं, ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जिसको लॉ ने क्रिएट किया है उसको क्या बोलेंगे, कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कंपनी। नेक्स्ट 106, तो क्वेश्चन 106 क्या बोल रहा है, अ प्रेफरेंस शेयर विच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट्स इज कॉल्ड। तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, जिसके पास, जिसमें राइट नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो जो भी सरप्लस प्रॉफिट्स बचते हैं कंपनी के पास उसमें से वो कुछ शेयर, उसमें से कुछ हिस्सा मांग सके।
तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्लियरली नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है, जो हम सरप्लस प्रॉफिट्स जो बचते हैं कंपनी के पास आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देके, लोन वोन का इंटरेस्ट सब कुछ देने के बाद जो बचता है उसमें उनका कोई भी अधिकार नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का उस पर अधिकार होता है। तो यहाँ पे क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन बी, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। Question 107. As per table F, the company is required to pay dash interest on the amounts of calls in advance. देखो अब आप ये चीज़ देख सकते हो कि कितनी छोटी छोटी बातों पर MCQs फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है कि कंपनी को जो कॉल्स इन एडवांस रिसीव होते हैं, ठीक है, ऐसा पैसा जो कंपनी ने कॉल ड्यू नहीं किया है, कॉल बुलवाया नहीं है शेयर होल्डर से, लेकिन उसको एडवांस में वो पैसा मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे अमाउंट पे कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, ऐसे कॉल्स एंड एडवांसेस पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 12% पर एनम, 5% पर एनम, 10% पर एनम, 6% पर एनम। तो एज पर टेबल एफ क्लियरली मेंशन किया गया है कि कंपनी को 12% पर एनम से इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो भी उसको कॉल्स इन एडवांस मिलेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन 108. प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर्स शुड बी शोन on the asset side of balance sheet, on the equity and liability side of balance sheet, in profit and loss statement या none of the above। तो हमें पता है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स मतलब क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो वो आप कहाँ दिखाते हो, ठीक है, वो आप नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर लेते हो और फाइनली वो बैलेंस शीट में कहाँ जाता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाले साइड पे जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर हो गया क्वेश्चन 108? चलो क्वेश्चन 109. शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट या डिविडेंड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स जो शेयर्स खरीदते हैं, पैसा देते हैं कंपनी को, उसके बदले उनको रिटर्न क्या मिलता है? इन द फॉर्म, उनको रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा? डी, डिविडेंड, ठीक है। क्वेश्चन 110. फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर विल बी रिटन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इनमें से कौन से अकाउंट में से जब हम शेयर्स को इशू करते हैं उसके दौरान जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम राइट ऑफ कर सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L से, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट से, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस अकाउंट से या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से हम जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं इशू ऑफ शेयर्स के दौरान उसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 111. Which shareholders have a right to receive the arrears of dividend from future profits? तो ऐसे कौन से शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनके पास राइट है कि जो भी डिविडेंड उनको पुराने सालों में नहीं दिया है कंपनी ने, वो अरियर होता जाता है, क्यूमुलेट होता जाता है और आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स में से उनको वो अमाउंट दिया जाता है। तो आपको क्लियरली पता है कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका? सी, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112. Capital included in the total of balance sheet of a company is called issued capital, subscribed capital, called up capital या authorized capital। तो जब हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने जो अमाउंट लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं? जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल अमाउंट है। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्वेश्चन 113. अमाउंट्स ऑफ calls in advance is added to share capital, deducted from share capital, shown on the asset side या shown on the equity and liability side। तो हम अदर करंट लाइबिलिटीज में calls in advance का अमाउंट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी साइड पे दिखाओगे बैलेंस शीट में? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे। तो क्लियरली यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन 114. Which shareholders are returned देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम। तो ऐसे कौन से शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उनको हम वापस लौटा दिया जाता है विद इन सम स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। तो विद इन स्पेसिफिक टाइम जिन शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल लौटा दिया जाता है उनको क्या बोलते हैं? उनके पास कौन से शेयर्स होते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। जिन शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल रिडीम कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, वो कौन से हो जाएंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आया समझ में? तो क्वेश्चन 114 का आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन 115, फॉर व्हाट पर्पस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज। तो इनमें से कौन से पर्पस के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज नहीं कर सकते? ए, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स या बायबैक ऑफ ओन शेयर्स। तो क्लियरली हमें पता है कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज नहीं कर सकते, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 116, अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट 5% प्रीमियम। तो एक कंपनी ने कितने शेयर्स, 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, कितने फेस वैल्यू वाले, 20 रुपीज़ पर शेयर फेस वैल्यू था और 5% के प्रीमियम पे, तो 20 रुपीज़ पे 5% कितना हो जाएगा, 1 रुपये। दैट मीन्स 20 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर को हमने 21 रुपये में शेयर इशू किया है कंपनी ने, ठीक है। 10 रुपये वर पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो 10 रुपीज़ एप्लीकेशन पर पे करना था शेयर होल्डर्स को, एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो अब बैलेंस कितना बचा, 20 में से 10 रुपये तो एप्लीकेशन पे करना है, बचे 10 रुपये की फेस वैल्यू अलॉटमेंट पर हो जाएगी, और प्रीमियम का अमाउंट जो है 1 रुपये वो भी आपका अलॉटमेंट पे हो जाएगा। तो बोल रहे हैं व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अमाउंट। तो अलॉटमेंट अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा ड्यू। तो 50,000 शेयर्स पर कंपनी टोटल कितना पैसा बुलवाएगी, 10 रुपये प्लस 1 रुपये का प्रीमियम, दैट मीन्स 11 रुपये बुलवाएगी। आ रहा है समझ में? तो ये कितना हो जाएगा, 5,50,000 आपका अलॉटमेंट पर ड्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 5,50,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, विच वन ऑफ देम अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही अप्लाई होता है। शेयर होल्डर्स रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये रिस्क जो है यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी उठाते हैं, तो ये वाला आपका सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होगा। शेयर होल्डर्स बेयर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड्स इन द इवेंट ऑफ लॉसेज। शेयर होल्डर्स यूजुअली हैव द राइट टू वोट। डिविडेंड्स आर यूजुअली गिवन एट अ सेट अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो क्लियरली एज यू कैन सी यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है कि डिविडेंड्स को जनरली यूजुअली हम सेट अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट पर देते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में, तो ये कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ नहीं हो सकता। आया समझ में? तो ये वाला स्टेटमेंट क्लियरली सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 118, अ कंपनी परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर 3,60,000। ठीक है, तो एक कंपनी ने 3,60,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी एंड इशूड एज पेमेंट इक्विटी शेयर्स एट 20% प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 20% प्रीमियम के उस पर शेयर्स को इशू किया गया है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट होगा 3,60,000 से, तो ए तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, सी और डी में से अब कोई एक आपको ऑप्शन सही चूज करना है। दोनों में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है 3,60,000 से। ठीक है, आ रहा है समझ? अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना अमाउंट होगा आप क्लियरली निकाल सकते हो। कैसे? अगर इसमें 20% प्रीमियम पे हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो मतलब 3,60,000 में से प्रीमियम का अमाउंट निकाल सकते हो, 20% प्रीमियम का अमाउंट शामिल होगा इसमें, तो 20 डिवाइडेड बाय 120 कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60,000। आया समझ में? तो 3,60,000 की वैल्यू वाले आप शेयर्स में इशू करने वाले हो, जिसमें से 20% प्रीमियम होने वाला है, तो आप निकाल सकते हो। तो आपने निकाल लिया 60,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 60,000 से, तो क्लियरली ये कहाँ हो रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है। तो आपकी सही एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू शेयर कैपिटल 3 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 60,000। आया समझ में? क्वेश्चन 118 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से करना था तो बहुत इजी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स इज चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू टेबल एफ एट 6% पर एनम, 10% पर एनम, 5% पर एनम या 12% पर एनम। तो जो शेयर होल्डर्स जब कंपनी अमाउंट ड्यू करती है
अलॉटमेंट का हो या कॉल का पैसा जब कंपनी बुलवाती है और शेयर होल्डर्स नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है, कॉल्स इन अरियर्स हो जाता है। तो कंपनी एज पर टेबल एफ कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है शेयर होल्डर्स से, तो यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि 10% पर एनम कंपनी कॉल्स इन अरियर्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। और जो कॉल्स इन एडवांस रिसीव होते हैं उस पर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितने से, 12% से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है कि कॉल्स इन अरियर्स पे कंपनी चार्ज करेगी कितना, 10%, और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी देगी 12% पर एनम। आया समझ में? तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर्स में आपका क्या हो जाएगा, एज पर टेबल एफ इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 10% पर एनम। क्लियर हो गया क्वेश्चन 119? चलो क्वेश्चन 120, amount of calls in arrears is shown in the balance sheet as deduction from issued capital, as deduction from subscribed capital, as addition to subscribed capital और on the asset side। तो calls in arrears को हमेशा हम subscribed capital में से डिडक्ट करके दिखाते हैं। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन 120 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 121, which of the following will define when appropriation of a certain number of shares is made to an applicant in response to his application। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो डिफाइन करेगा जब कोई एप्लीकेंट शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसको कितना शेयर्स आप उसके बाकी के एडजस्ट किए जा रहे हैं, अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है। शेयर अलॉटमेंट में होगा, शेयर फोरफीचर, शेयर ट्रेडिंग, शेयर परचेज। तो क्लियरली एज यू कैन सी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। शेयर अलॉटमेंट के समय जो भी एप्लीकेंट है उनका अगर कुछ अप्रोप्रिएशन बाकी रह गया है जो करना है वो जाके शेयर अलॉटमेंट में हो जाएगा। तो क्वेश्चन 121 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 122, इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस लोअर दैन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड। तो अगर कोई शेयर उसकी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इशू एट अ लॉस, इशू एट अ प्रॉफिट, इशू एट अ डिस्काउंट, इशू एट अ प्रीमियम। तो क्लियरली आंसर हो जाएगा सी, इशू एट अ डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट में हम शेयर को इशू कर रहे हैं। क्वेश्चन 123, एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। ठीक है, तो सेबी गाइडलाइंस में लिखा गया है कि एप्लीकेशन मनी जो है वो इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। आया समझ में? तो जो भी इशू प्राइस है उसका एटलीस्ट 25% तो मंगवाना ही पड़ेगा, बुलवाना ही पड़ेगा एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पे क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 25%। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी शुड बी 25% और मोर, जो इशू प्राइस का 25% है उससे ज़्यादा होना चाहिए। चलो, तो ये सारी लिमिट्स वगैरह याद रखते हुए चलना क्योंकि ये सब काम में आएगी आपको। क्वेश्चन 124, स्टार लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो स्टार लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए, ठीक है, कितने फेस वैल्यू वाले, 100 का एक शेयर फेस वैल्यू था, तो ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो मतलब 20 रुपये का प्रीमियम पे इशू किए, मतलब 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर को हमने 120 में इशू किया। हु हैज़ बीन अलॉटेड, ममता हु हैज़ बीन अलॉटेड 2,000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर। तो ममता जिसको अलॉट किए गए थे कितने, 2,000 शेयर्स, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपये नहीं दिया। ठीक है, ऑन फोरफीचर ऑफ ममता शेयर अमाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जब फोरफीट करेंगे ममता के शेयर्स को तब हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे जब फोरफीचर की एंट्री करेंगे। तो ध्यान से यहाँ पर एक बहुत बेसिक सा अजम्पशन हम लेके चलते हैं जब भी हमें कुछ नहीं दिया होता है, और यहाँ पर क्लियरली आपको बताया गया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो ड्यू हुआ था कोई भी प्रीमियम नहीं बुलवाया है कंपनी ने, मतलब प्रीमियम पहले ही कंपनी ले चुकी होगी, अलॉटमेंट वगैरह पे ले चुकी होगी। आया समझ में? तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ड्यू किया था उस पर कोई प्रीमियम ड्यू नहीं हुआ, ठीक है, और ममता ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो जब कोई प्रीमियम ही ड्यू नहीं हुआ तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्यों डेबिट करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तब डेबिट होता है अगर कोई इंस्टॉलमेंट कंपनी ने ड्यू की है विथ प्रीमियम और कंपनी को वो प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला,
तब आप कैंसिल करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई प्रीमियम ड्यू हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे क्लियरली आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, नील अमाउंट से। क्लियर हो गया क्वेश्चन 124। चलो क्वेश्चन 125, पर्सन्स हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, ऑडिटर्स। तो हमें क्लियरली पता है जो लोग कंपनी की शुरुआत करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। तो यहाँ पे क्लियरली आंसर हो जाएगा सी, प्रमोटर्स। क्वेश्चन 126, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स इज। ठीक है, तो आप मैक्सिमम कितना प्रीमियम पे शेयर्स को इशू कर सकते हो, तो कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई है। ठीक है, तो कितने भी प्रीमियम पे आप शेयर्स को इशू कर सकते हो। आप 10 रुपये वाले शेयर को 200 रुपये पे भी इशू कर सकते हो। ठीक है, तो देयर इज नो लिमिट टू द प्रीमियम ऑन शेयर्स। तो यहाँ पे क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 127, वन ऑफ द कंडीशंस इन एडिशन टू अदर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज। ठीक है, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो हमारी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पर अप्लाई होती है। रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक, फुल पेमेंट ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी होता है क्या कि एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन पब्लिक अप्लाई करे, जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं उसका एटलीस्ट 90% लोग अप्लाई करें, सब्सक्राइब करें, तभी आप फर्दर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर सकते हो। ठीक है, वरना आपका इशू ऑफ शेयर्स इनवैलिड हो जाएगा। तो क्लियर है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट। देखो अभी यही डिस्कस किया और इसी पे क्वेश्चन आ गया। कंपनीज एक्ट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना फिक्स किया गया है, डैश ऑफ द इशूड अमाउंट। ठीक है, तो जितना अमाउंट इशू किया है कंपनी ने उसका कितना मिनिमम कंपनी को मिल जाना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया 90%। आया समझ में। चलो क्वेश्चन 128 भी हो गया। क्वेश्चन 129, इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस हायर दैन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड। तो जब भी शेयर्स को हम इशू कर रहे हैं एट अ प्राइस दैट इज हायर दैन इट्स फेस वैल्यू, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इशू एट अ प्रॉफिट, इशू एट अ प्रीमियम, इशू एट अ डिस्काउंट और इशू एट अ लॉस। तो यहाँ पे क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इशू एट अ प्रीमियम। ठीक है, क्वेश्चन 130, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो 90% का कैलकुलेट करना है वो किस पे करना है, ऑथराइज्ड पे, इशूड पे, पेड अप पे, रिजर्व पे। तो क्लियरली हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि जितना कंपनी ने इशू किया है कैपिटल उसका एटलीस्ट 90% पब्लिक को सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, तभी वो फर्दर अलॉटमेंट प्रोसीजर पे कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पे क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इशूड कैपिटल। क्वेश्चन 131, एंथनी लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। ठीक है, तो एंथनी लिमिटेड ने 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए 20 रुपये ईच के। ₹20 की फेस वैल्यू पर। ठीक है, पेबल एज 5 ऑन एप्लीकेशन, तो 5 रुपये एप्लीकेशन पर थे, 7 रुपये अलॉटमेंट पर कलेक्ट करने वाले थे एंड 8 रुपये किस पे लेने वाले थे, फाइनल कॉल पे। Company received the due amount, but one shareholder holding 250 shares did not pay the allotment money, and another shareholder holding 150 shares failed to pay the amount due on final call. Total amount of calls in arrears is, तो ध्यान से, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने थे, 250 शेयर्स थे। उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया लेकिन अलॉटमेंट का नहीं दिया, और इवेंचुअली अलॉटमेंट का नहीं दिया तो फाइनल कॉल का भी नहीं दिया होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 150 शेयर्स थे। उसने कौन सा अमाउंट नहीं दिया, सिर्फ फाइनल कॉल वाला अमाउंट नहीं दिया, मतलब उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का दे दिया, फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। वो बोल रहे हैं टोटल अमाउंट कॉल्स इन अरियर्स पे कितना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, देखो ये वाला अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ 250 शेयर्स पर नहीं मिला, तो 250 शेयर्स पर टोटल 7 रुपये नहीं मिला, प्लस फाइनल कॉल का पैसा इन दोनों शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया, तो 250 शेयर्स पे प्लस 150 शेयर्स पर आपको टोटल फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं मिला, 8 रुपये। तो टोटल अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का कॉल्स इन अरियर्स कितना हो जाएगा, 250 इंटू 7 ये हमारा हो जाएगा 1750, प्लस 250 प्लस 150 टोटल शेयर्स 400 शेयर्स पे 8 रुपये नहीं मिला, दैट मीन्स 3200। तो आपका ये हो जाएगा 4
4950। तो यहाँ पर क्लियरली हमारा कॉल्स इन अरियर्स क्या आ जाएगा 4950। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। आ रहा है समझ में? ठीक है, इस तरह से जितना आप सिंप्लीफाई करके चार्ट बना लोगे, एक समरी सा बना लोगे, तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 131 क्लियर हो गया, आगे बढ़े क्वेश्चन 132 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल प्रॉफिट? तो इनमें से कौन सा कैपिटल प्रॉफिट नहीं है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, तो ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी के इनकॉर्पोरेट या स्टार्ट होने से पहले कमाया गया है, डेफिनेटली वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो जब भी फिक्स एसेट्स को बेचकर जो प्रॉफिट इनकम होती है उसको, वो भी हम कैपिटल प्रॉफिट ही बोलेंगे उसको। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, तो ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है उसके कारण कंपनसेशन रिसीव हुआ है, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता। आया समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पे क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। ए बी सी तीनों कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। आपका जो कॉम्पनसेशन आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने पे, बेसिकली आपके जो फ्यूचर बिजनेस इनकम जो है वो आपको टर्मिनेट हुई है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है, वो अब आपको नहीं मिलेगी, उसके रिगार्डिंग आपको कॉम्पनसेशन मिला है, तो इट इज काइंड ऑफ अ रेवेन्यू प्रॉफिट, नॉट कैपिटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 133, ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹20, तो एक शेयर था 20 रुपए का, कंपनी कॉल्ड अप ₹16, तो कंपनी ने कितना बुलवाया, 16 रुपए बुलवाया, बट ₹14 हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक इक्विटी शेयर था 20 रुपए का, कंपनी ने अभी तक सिर्फ 16 रुपए बुलवाया है। ठीक है, तो मतलब वो बोल रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अभी हमारा कितना क्रेडिट हो चुका होगा, तो कंपनी ने जितनी भी बार बुलवाया है, ड्यू किया होगा, उतनी बार इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते गए होंगे। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हर बार इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता जाता है जितना जितना अमाउंट कंपनी बुलवाती जाती है। तो एग्जैक्टली आपका कॉल्ड अप अमाउंट जितना है उतना ही आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो क्लियरली यहाँ पे 16 रुपए बुलवा चुकी है कंपनी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा B16। आया समझ में? ठीक है, दैट इज द रीजन कि हम जब कैंसिल करते हैं, फोरफीट करते हैं शेयर्स को, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू से ही डेबिट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। क्यों? क्योंकि उतने शेयर्स पर हम क्रेडिट कर चुके होंगे पहले, तो उसको कैंसिल आउट, उसका न्यूट्रल इफेक्ट नलिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको दोबारा डेबिट। आया समझ में? चलो, तो क्वेश्चन 133 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 134, when company issues share at a premium, the amount of premium should be received by the company along with application money, along with allotment money, along with calls, along with any of the above। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो एप्लीकेशन पे ही मिलना चाहिए, अलॉटमेंट पे ही मिलना चाहिए। किसी भी इंस्टॉलमेंट पे जैसा कंपनी चाहे वो प्रीमियम किसी भी तरीके से मंगवा सकती है। ठीक है, चाहे तो पूरा का पूरा एक साथ अलॉटमेंट में मंगवा सकती है, या चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके बाकी इंस्टॉलमेंट्स पे मंगवा सकती है। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, along with any of the above। ठीक है, क्वेश्चन 135, गोपाल लिमिटेड परचेज्ड मशीन ऑफ 1,15,000। ठीक है, तो गोपाल लिमिटेड ने 1,15,000 रुपए की क्या खरीदी, मशीन खरीदी फ्रॉम इंडियन ट्रेडर्स। तो 1,15,000 की मशीन खरीदी, पेमेंट ऑफ ₹10,000 वॉज मेड बाय इशुइंग चेक। तो अब 1,15,000 में से 10,000 रुपए कंपनी ने चुका दिए चेक के थ्रू। रिमेनिंग अमाउंट बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच फुली पेड एट एन इशू प्राइस ऑफ 10.5 ईच, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी। तो क्या बोल रहे हैं, 1,15,000 में से 10,000 तो कंपनी ने चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया, बचा कितना, 1,05,000 बचा हुआ 1,05,000 कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए, कितने इशू प्राइस पे, 10.5 पर शेयर। तो टोटल 1,05,000 का कंसिडरेशन चुकाने के लिए कंपनी ने 10.5 का एक शेयर इशू किया, तो कंपनी को टोटल ऐसे कितने शेयर्स इशू करने पड़े होंगे, 10,000 शेयर्स इशू करने पड़े होंगे। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया। अब फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 10 रुपए, और इसको इशू कितने कर रहे हैं, 10.5 पे, मतलब 0.5 क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर हो गया। अब हमें बताना है टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, तो 0.5 प्रीमियम पर शेयर है, तो 10,000 शेयर्स पर कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए।
तो यहाँ पर क्लियरली आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट क्या आ जाएगा 5000, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर हो गया क्वेश्चन 135। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स फॉरफीट किए हैं? 500 शेयर्स फॉरफीट किए हैं। मैं यहाँ पर लिखते जाती हूँ, 500 शेयर्स कैंसिल किए हैं। 10 रुपीज़ ईच की फेस वैल्यू थी, तो एक शेयर कितना था? 10 रुपये का था फेस वैल्यू। 7 रुपीज़ कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो प्रीमियम पे इशू किया गया था, मतलब 2 रुपये का प्रीमियम पे 10 रुपये वाले फेस वैल्यू वाला शेयर 12 रुपये का इशू किया गया था। आया समझ में? उसमें से 7 रुपये कंपनी बुलवा चुकी है टोटल, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के समय ही कंपनी कलेक्ट करने वाली है। और इनको क्यों कैंसिल किया जा रहा है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। तो एक ही स्टेटमेंट में इन्होंने सारी कहानी कह दी है। क्या बोल रहे हैं क्लियरली ध्यान से देखना। वो बोल रहे हैं कि 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है, 2 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया था, और जो प्रीमियम अमाउंट है वो हम अलॉटमेंट पे ही उसको कलेक्ट करने वाले हैं। अब ये 500 शेयर्स पर कंपनी ने जब फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल कितना ड्यू किया? 2 रुपये पर शेयर का। ठीक है, जब कंपनी ने 2 रुपये बुलवाया तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट इन 500 शेयर्स पर नहीं मिला। आया समझ में? इसका मतलब इसके पहले कंपनी कितना अमाउंट बुलवा चुकी है? 7 रुपये बुलवा चुकी है। तो फर्स्ट कॉल के पहले अलॉटमेंट मनी और एप्लीकेशन मनी बुलवा चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के टाइम पे कलेक्ट करना है। तो मतलब 2 रुपये तो प्रीमियम ही हो गया, 7 रुपये जो कंपनी ने बुलवाया है उसमें से। आ रहा है समझ में? बहुत बेसिक सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो बचा कितना? 5 रुपीज़ फेस वैल्यू का अमाउंट बुलवा चुका है। आ रहा है समझ में? तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टोटल मिला के कंपनी 7 रुपये बुलवा चुकी है, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है, और उसमें अलॉटमेंट, ये आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा, और उसमें अलॉटमेंट के समय कंपनी प्रीमियम भी मंगवाने वाली है, बुलवाने वाली है, जैसा कि यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो 7 रुपये में से 2 रुपये तो प्रीमियम का ही अमाउंट हो गया, तो बचा कितना? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का फेस वैल्यू वाला अमाउंट बचा 5 रुपये। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो बस ये मेजरली आपको एक बार समझना ज़रूरी था। अब बस वो क्या बोल रहे हैं, एंट्री ऑन फॉरफीचर क्या होगा, तो अब आप कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे? फॉरफीचर की एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, कितने अमाउंट से करते हैं? जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू वाला अमाउंट है, इसका मतलब 500 शेयर्स को हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, और कंपनी कितना कॉल कर चुकी है फेस वैल्यू का अमाउंट? 5 रुपये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला और 2 रुपये फर्स्ट कॉल वाला, तो टोटल 7 रुपीज़ बुलवा चुकी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपका कितना होना चाहिए? 500 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज़ 3500। तो ए में शेयर कैपिटल आपका डेबिट किया गया है, लेकिन ए आपका ऑलरेडी गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फर्स्ट कॉल पे ड्यू हुआ ही नहीं है कि नहीं मिला, तो डेबिट होगा ही नहीं। ए हटा देंगे। बी में अमाउंट ही गलत लिखा है, ये भी हटा देंगे। सी अमाउंट गलत लिखा है, ये भी हटा देंगे। अब बच रहा है ऑप्शन सिर्फ डी। ठीक है, तो डी में शेयर कैपिटल अकाउंट आपका 3500 से डेबिट किया गया है, ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 7 कॉल्ड अप फेस वैल्यू। 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं आया, तो कितना? शेयर फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर्स पर 2 रुपये पर शेयर नहीं आया, मतलब 1000 रुपये नहीं आया, तो बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में इन 500 शेयर्स पर टोटल कितना मिल चुका है? ठीक है, कितना मिल चुका है? टोटल 7 रुपये मिल चुका है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, लेकिन उस 7 रुपये में से भी 2 रुपये तो प्रीमियम का मिला है, तो प्रीमियम जो मिल चुका है उसको हाथ नहीं लगाते। बचा कितना? 5, तो 500 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2500। तो क्लियरली आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। आ रहा है समझ में? तो ये आपको बेसिक सी जो बात थी आपको समझना बहुत ज़रूरी था कि 2 रुपये अगर फर्स्ट कॉल हो गया और 7 रुपये कंपनी टोटल बुलवा चुकी है, मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट पे 2 रुपये का प्रीमियम हो गया, तो बचा कितना? 5 रुपये। बस ये अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर लोगे। आया समझ में? क्वेश्चन 136 क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो आगे बढ़ रहे हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड। तो अगर शेयर होल्डर्स शेयर्स को रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पे रिटर्न कर रहे हैं,
उसको हम क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं, फोरफीचर ऑफ शेयर्स बोलते हैं, सरेंडर ऑफ शेयर्स बोलते हैं, या नन ऑफ दीज बोलते हैं? तो बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं? सरेंडर ऑफ शेयर्स। ठीक है, जब शेयर होल्डर अपने शेयर्स को रिटर्न करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली सरेंडर करना। तो सरेंडर ऑफ शेयर्स कहेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन 138, अ कंपनी फोरफीटेड द फॉलोइंग शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर्स फोरफीट किए? 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कॉल्ड अप ₹9 पर शेयर, पेड अप ₹7 पर शेयर। जर्नल एंट्री फॉर द फोरफीचर विल बी। तो क्या बोल रहे हैं कि 200 शेयर्स को कंपनी फोरफीट कर रही है। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, 10 रुपये में से कंपनी ने 9 रुपीज़ बुलवा चुका है, और उन 9 रुपीज़ में से कंपनी को कितना पे हुआ है? 7 रुपये मिला है, मतलब 2 रुपये नहीं मिला है। तो बोल रहे हैं कि फोरफीचर की एंट्री क्या होगी? फोरफीचर की एंट्री में सबसे पहले क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कंपनी 10 में से 9 रुपये कॉल्ड अप कर चुकी है फेस वैल्यू का अमाउंट। ठीक है, तो 200 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका? 1800। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 1800। सी और डी ऑप्शन दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ए और बी तो इनवैलिड ही हो गए, अब सी और डी में से एक सिलेक्ट करना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800। 2 कॉल्स एंड अरियर्स कितना है? 2 रुपये कंपनी ने बुलवाया है, 9 में से 2 रुपये ऐसा है जो नहीं मिला कंपनी को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 200 शेयर इंटू 2 दैट इज 400 आपका क्या हो जाएगा? कॉल्स एंड अरियर्स। और 200 शेयर पे आपको कितना मिल चुका है? 7 रुपीज़, मतलब 1400 मिल चुका है। वो कहाँ चला जाएगा? शेयर फोरफीचर। तो क्लियरली एज यू कैन सी आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आ रहा है समझ में? ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 9, ये हो जाएगा 200 इंटू 7 जो मिल चुका है, और 200 इंटू 2 जो नहीं मिला है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 138? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 139, इफ द प्रीमियम ऑन द फोरफीटेड शेयर्स हैड ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जो कंपनी ने ड्यू किया था वो मिल गया है, देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, डेबिटेड, नो ट्रीटमेंट, नन ऑफ द अबव। तो क्लियरली हमको पता है हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम उस सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सेक्शन 52 की गुल्लक में चला जाएगा। तो क्वेश्चन 139 का आंसर हो जाएगा सी, नो ट्रीटमेंट। ऐसा सिक्योरिटी प्रीमियम जो ड्यू हो चुका है और शेयर होल्डर ने दे भी दिया है, वो सेक्शन 52 में जा चुका है, अब उससे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। चलिए क्वेश्चन 140, एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ ऑल फोरफीटेड शेयर्स। ठीक है, तो जब हम सारे फोरफीटेड शेयर्स को दोबारा री इशू करने जा रहे हैं तब क्या होगा? जनरल रिजर्व इज डेबिटेड विद द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट। बिल्कुल गलत, ए तो है ही नहीं। जनरल रिजर्व इज क्रेडिटेड, जनरल रिजर्व आता ही नहीं है, हटाओ, ए बी भी हटाओ। सी, कैपिटल रिजर्व इज डेबिटेड विद द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द फोरफीटेड शेयर्स। कैपिटल रिजर्व डेबिट नहीं होता है, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है गेन ऑन री इशू। तो कैपिटल रिजर्व इज क्रेडिटेड विद द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। तो हमारा परफेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो जेब में जितना अमाउंट कब्जा किया और उसमें से जितना अमाउंट डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट के लिए यूटिलाइज कर लिया हमने री इशू करते समय, बचा हुआ अमाउंट हमारा कहाँ चला जाएगा? एज गेन ऑन री इशू कैपिटल रिजर्व में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, XY लिमिटेड issued 2,50,000 equity shares of ₹10 each of at a premium of ₹1 each। ठीक है, तो XY लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए? 2.5 लाख शेयर्स इशू किए। कितने फेस वैल्यू पे? 10 रुपए का फेस वैल्यू, एंड प्रीमियम कितना है? 1 रुपए। ईच पेबल एज 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पर क्या हो गया? कंपनी के पास कितने थे इशू करने के लिए? 2.5 लाख शेयर्स, बट लोगों ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर दिया? 5 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए। बट द कंपनी अलॉटेड टू देम ओनली 2,50,000 शेयर्स। लेकिन कंपनी ने क्या किया? बेसिकली 5 लाख शेयर्स वालों को अलॉट किए 2.5 लाख शेयर्स। मतलब क्या हुआ है? प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है। एक्सेस मनी वॉज अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जो भी एक्सेस मनी मिला था एप्लीकेशन पर, उसको अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट से एडजस्ट कर लिया गया। Last call on 500 shares was not received and shares were forfeited after due notice. This is a case of। तो बोल रहे हैं कि ये केस जो आपने पूरा पढ़ा, ये कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो बिल्कुल ओवर सब्सक्रिप्शन का केस तो हो ही रहा है। 5 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन हो गया, लेकिन कंपनी के पास इशू कितने करने के लिए थे? 2.5 लाख। तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो है।
प्रो राटा अलॉटमेंट का भी केस है बिल्कुल, क्योंकि 5 लाख इक्विटी शेयर्स वालों को 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट किया जा रहा है प्रो राटा बेसिस पे। फोरफीचर ऑफ शेयर्स का भी केस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 500 शेयर्स पे जब लास्ट कॉल नहीं मिला तो उन शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन में आप ओवर सब्सक्रिप्शन भी देख पा रहे हो, प्रो राटा अलॉटमेंट भी देख पा रहे हो और फोरफीचर ऑफ शेयर्स भी देख पा रहे हो। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दिस इज अ केस ऑफ ऑल ऑफ द अबव, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा एंड फोरफीचर। क्लियर हो गया इतना? चलिए क्वेश्चन 141। क्वेश्चन 142, बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। ठीक है, तो हम कहाँ पर शेयर फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में दिखाते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स में दिखाते हैं। तो हमेशा हम बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं ऐड करके कि हमारा फोरफीटेड शेयर्स का अमाउंट कितना है। आया समझ में? तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 142 का ए। क्वेश्चन 143, वन्या लिमिटेड forfeited 20,000 equity shares of ₹100 each for non-payment of first and final call of 40 per share. The maximum amount of discount at which these shares can be reissued will be. तो क्या बोले कि maximum amount of discount हम कितना दे सकते हैं रीइशू पर? इसका मतलब डिस्काउंट देने के लिए हम शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जितना जेब में पैसा होगा, जितना हमने कब्जा किया है फोरफीचर करते समय, मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना है कि शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में कितना पैसा हमने कब्जे में लिया है। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? 100 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है, उसमें से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 40 रुपये नहीं मिला। इसका मतलब 60 रुपीज़ आपको मिल चुका है। तो 20,000 शेयर्स पर आपको 60 रुपीज़ मिल चुका है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 12 लाख रुपए। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो टोटल आपको 20,000 शेयर्स पे 60 रुपये पर शेयर के सबसे 12 लाख रुपए मिल चुका है, जो आप कब्जे में कर लोगे और शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में अपना डाल लोगे। और जब री इशू करोगे तो मैक्सिमम आप शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट कितने अमाउंट से कर सकते हो? 12 लाख से। ठीक है, जितना जेब में पैसा है उतना ही आप डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन 143? चलो क्वेश्चन 144, टेन्योर ऑफ अ कंपनी इज अफेक्टेड बाय। ठीक है, तो कंपनी का टेन्योर, कंपनी का जीवन किस चीज़ों से अफेक्ट होता है, किन से अफेक्ट होता है? डेथ ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर, लूनेसी ऑफ इट्स मेंबर, या नन ऑफ दीज। तो बोल रहे हैं अगर आपका किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस, कंपनी का टेन्योर पे कोई बात आएगी, कुछ अफेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर्स विल कम, मेंबर्स विल गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो ये हमने पढ़ा है परपेचुअल एग्जिस्टेंस वाले फीचर में। आया समझ में? तो यहाँ पर चाहे मेंबर की डेथ हो जाए, चाहे मेंबर कंगाल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या चाहे मेंबर पागल हो जाए। ठीक है, लूनेसी मतलब पागल हो जाना, मेंटली सही नहीं होना। ठीक है, तो इन तीनों ही केसेस में कंपनी के टेन्योर पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज अफेक्ट द टेन्योर ऑफ द कंपनी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन 145, शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल्स का अमाउंट, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से हमें वो पैसा लेना है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन पर्सन से रिलेटेड है, तो इसलिए वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला रूल है इसका। आया समझ में? क्वेश्चन 146, CLO लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 28,000 शेयर्स। ठीक है, तो CLO लिमिटेड ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इन्वाइट की? 28,000 शेयर्स के लिए। लेकिन एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हो गई? 35,000 के लिए रिसीव हो गई। तो 35,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई। द कंपनी रिजेक्टेड 5,000 शेयर्स एंड गेव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स ऑफ 8,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज गिवन टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स इन द रेशियो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं बेसिकली? वो बोल रहे हैं कि 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव हो गई, इसमें से 5,000 एप्लीकेशंस को तो कुछ भी अलॉट नहीं किया गया, जीरो अलॉटमेंट, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, 8,000 शेयर्स जो आए थे
उनको कंप्लीट 8,000 अलॉटमेंट कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो बचे कितने, 35,000 में से 5,000 रिजेक्ट कर दिए, बचे 30,000 में से 8,000 को आपने फुल अलॉटमेंट दे दिया, बचे कितने, 22,000। कंपनी के पास कितने शेयर्स थे अलॉट करने के लिए, 28,000 में से उसने 8,000 अलॉट कर दिए, तो कंपनी के पास अब शेयर्स अलॉट करने के लिए कितने बचे, 20,000। आया समझ में। तो एक कैटेगरी हो गई 5,000 जिनको रिजेक्ट किया, सेकेंड कैटेगरी हो गई फुल अलॉटमेंट वाले, 8,000 एप्लीकेंट्स को 8,000 शेयर्स अलॉट किए गए, एंड लास्ट कैटेगरी बचे हुए जो थे 22,000 लोग, 22,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स जो बचे हुए थे कंपनी के पास वो अलॉट कर दिए गए। अब वो बोल रहे हैं किस रेशो में अलॉट किए गए, तो हमें रेशो निकालना है प्रो राटा अलॉटमेंट का। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो, 22:20, या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर दें 11:10 के रेशो में प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है। तो हर 11 शेयर के बदले कंपनी 10 शेयर्स अलॉट कर रही है, तो सिमिलरली हर 22,000 शेयर्स के बदले कंपनी 20,000 शेयर्स अलॉट कर रही है। आया समझ में। तो क्लियरली हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट का रेशो क्या हो जाएगा, 11:10। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 147। वाई लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम पीके लिमिटेड and issued 540 shares of 25 each at a premium of 10% for purchase consideration. The book value of machinery in the books of Y Limited will be. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मशीनरी की कितनी वैल्यू है वो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि हमें सामने वाली पार्टी को कितना पैसा देना है, तो जितना पैसा दे रहे हैं वही मशीनरी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कितना पैसा दे रहे हैं, कितना कंसिडरेशन दे रहे हैं, 540 शेयर्स। ठीक है, 540 शेयर्स हम कितने प्राइस पर इशू कर रहे हैं, 25 रुपये का प्राइस प्लस प्रीमियम 10%, मतलब कितना हो जाएगा 2.5, मतलब 540 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 27.5। ये आपका कंसिडरेशन आप दे रहे हो मशीनरी के बदले, तो आपकी मशीनरी की वैल्यू निकल जाएगी, कितना हो जाएगा 14,850। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए 14,850। क्लियर है इतना। क्वेश्चन 147 बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148। If vendors are issued fully paid shares of 8 lakh in consideration of net assets rupees 6 lakh, then the balance of 2 lakh will be। अब क्या बोल रहे हैं कि नेट असेट्स हमने जो वेंडर से खरीदे, ठीक है, मतलब असेट्स और लाइबिलिटीज़, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ होता है नेट असेट्स, तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ हमारा ओवरऑल वैल्यू जो था 6 लाख का आ रहा था एक बिजनेस का, लेकिन उसको हम पे कितना कर रहे हैं, 8 लाख, मतलब उसको हम 2 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो 2 लाख कहाँ पर आएगा। तो क्लियर है बच्चों, देखो असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, ठीक है, तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज ये आपका कितना आ रहा है नेट 6 लाख, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो 8 लाख, मतलब 2 लाख आप ज़्यादा पे कर रहे हो। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस में जो हमारा फिगर आता है बैलेंसिंग फिगर, तो अगर डेबिट साइड में हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। और यहीं पर अगर हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 2 लाख का जो बैलेंस है उसको हम क्या करेंगे, दैट विल डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, नहीं, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, यस, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, नहीं, क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नहीं। तो क्लियरली यहाँ पर जो 2 लाख रुपए हम ज़्यादा दे रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत आंसर है यहाँ पर, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। आया समझ में, तो उसको गुडविल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 148 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 149। एच लिमिटेड हैड अलॉटेड 20,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 28,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो क्या हो रहा है, 28,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई थी, उनको सिर्फ 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए प्रो राटा बेसिस पे। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वॉज 2 पर शेयर, ठीक है, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए पर शेयर पेबल था। एस अप्लाइड फॉर 840 शेयर्स, तो एस ने 840 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसको कितने अलॉट किए होंगे ये हमें निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम एस विल बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि अलॉटेड शेयर्स कितने होंगे। ठीक है, तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, 840 इंटू 20/28 कर सकते हो, ठीक है,
तो 840 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 28 कितना हो जाएगा 600। तो 600 शेयर्स अलॉट किए गए। तो अब आप निकाल सकते हो एप्लीकेशन मनी एस से हमें कितना रिसीव हुआ होगा। 840 शेयर्स पर 2 रुपये पर शेयर, मतलब 1680 एप्लीकेशन मनी मिला। लेकिन हमें उससे एप्लीकेशन मनी मिलना कितना चाहिए था, हमें उससे एप्लीकेशन मनी सिर्फ 600 शेयर्स उसको अलॉट किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली 2 रुपये लेना चाहिए था, मतलब 1200 रुपये लेना चाहिए था। बट हम कितना ज़्यादा लेके बैठ गए, 480 रुपीज़ हम ज़्यादा लेके बैठ गए। तो 480 रुपीज़ जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है हमें, वो हम अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट कर देंगे। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 600 हो जाएगा एंड अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट कितना हो जाएगा 480। तो आपका ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा, डी। आया समझ में, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 150। इफ 50 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 9 called including a premium of ₹2 is forfeited due to the non-payment of first call of ₹2 per share, then share capital will be debited by। तो क्या बोल रहे हैं ध्यान से, 50 शेयर्स को फोरफीट किया जा रहा है, ठीक है। 10 रुपए की वैल्यू वाले शेयर, फेस वैल्यू वाले शेयर हैं, जिसमें से 9 रुपए बुलवा चुका है इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ 2, मतलब हमने प्रीमियम पे इशू किया है। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर को हमने 12 रुपए में इशू किया है। उसमें से कंपनी टोटल 9 रुपीज़ बुलवा चुकी है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2, मतलब अगर 2 रुपए का प्रीमियम हो गया तो बचा कितना, 7 रुपए कंपनी बुलवा चुकी है। ये क्या हो जाएगा आपका कॉल्ड अप अमाउंट। टोटल 7 रुपए का फेस वैल्यू और 2 रुपए का प्रीमियम, टोटल 9 रुपीज़ बुलवा चुकी है। अब वो बोल रहे हैं कि 2 रुपए का हमारा फर्स्ट कॉल पे नहीं किया गया। अब ये बोल रहे हैं फोरफीचर के समय हमें जब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं तो कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे। तो बहुत ध्यान से, हमेशा हम कॉल्ड अप फेस वैल्यू अमाउंट से डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉल्ड अप अमाउंट तो 9 रुपये है, बट फेस वैल्यू का अमाउंट तो सिर्फ 7 रुपये है। तो कितना अमाउंट हो जाएगा आपका 350। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप कितने से डेबिट कर दोगे, आंसर हो जाएगा आपका बी 350। आया समझ में। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ये आपको समझ में आना चाहिए, इस तरह से आपको समरी बनाते आना चाहिए। अगर ये समरी बनाते हुए आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसको इंटरप्रेट करते हुए इस तरह से छोटा सा एक समरी टाइप का, फ्लो चार्ट टाइप का बना लो, और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका 100% क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 151। 250 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच on which first and final call of ₹6 per share is not paid is forfeited। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे 250 शेयर्स को फोरफीट किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, जिनकी फेस वैल्यू थी 20 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 रुपये उस पर नहीं मिला था। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स आर री इशूड फॉर 14 पर शेयर फुली पेड अप, ठीक है। तो यहाँ पर 200 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है, 250 शेयर्स जो फोरफीट किए थे उसमें से। कितने प्राइस पे, 14 रुपये पर शेयर, और पेडअप वैल्यू फुली पेडअप बोल रहे हैं, मतलब 20 रुपये की पेडअप वैल्यू वाले शेयर को 14 रुपये में री इशू किया। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि जेब में कितना पैसा डालेंगे, कब्जा कितना पैसा करेंगे। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में हमारा कितना पैसा जाएगा, ध्यान से, 20 रुपये में से 6 रुपये नहीं मिले, इसका मतलब 14 रुपीज़ मिल गए। आया समझ में। तो 250 शेयर्स पर 14 रुपीज़ मिल गए हैं, मतलब टोटल कितना पैसा मिल चुका है 3500। तो कंपनी 3500 रुपीज़ शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में डाल लेगी। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और निकालनी है, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट ऑन री इशू को हम इस जेब से ही यूटिलाइज करते हैं। तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 200 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपये की पेडअप वैल्यू वाले शेयर को 14 रुपये में री इशू कर रहे हैं, मतलब 6 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 1200। लेकिन आप डायरेक्टली नेट ऑफ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड एंड री इशूड डिफरेंट है, तो हमें प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो 3500 शेयर्स हमारा है 250 शेयर्स का अमाउंट, ठीक है। तो 200 शेयर्स का कितना हो जाएगा, 3500 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। तो ये जेब का अमाउंट हमारा निकल जाएगा 200 शेयर्स का,
कितना है माइनस 200 शेयर्स का हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 1200। सॉल्व कर लो 3500 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 250, 2800 हो गया माइनस 1200 दैट इज 1600। तो यहाँ पर क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी 1600। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 152, प्रेम लिमिटेड फोरफीटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो प्रेम लिमिटेड ने 300 शेयर्स को फोरफीट किया, कितनी फेस वैल्यू वाले थे 10 रुपीज ईच। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3। तो इन शेयर्स को हमने प्रीमियम पे इशू किया था, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर को हमने 12 रुपए में इशू किया है, और उन 12 रुपए वाले शेयर्स पे कितना फाइनल कॉल नहीं आया, 3 रुपए का फाइनल कॉल नहीं मिला। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर री इशूड एट 11 पर शेयर। ठीक है, तो इनमें से 200 शेयर्स को री इशू किया गया, कितने प्राइस पे 11 पर शेयर। हाउ मच अमाउंट वुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में कितना अमाउंट हम कब्जे में लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी इन्वॉल्व है। तो 10 रुपए में से आपका 3 रुपए का फेस वैल्यू किस पे बुलवाया गया है, फाइनल कॉल पे। इसका मतलब 7 रुपए का फेस वैल्यू आपको मिल चुका होगा, प्लस 2 रुपए का प्रीमियम भी किसी ना किसी अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट पे ले चुका होगा। तो टोटल आपको 12 रुपए में से 9 रुपीज़ मिल चुका है, 3 रुपीज़ नहीं मिला है। आया समझ में। लेकिन जो 9 रुपीज़ मिला है उसमें से 2 रुपए तो प्रीमियम का अमाउंट है, तो प्रीमियम का अमाउंट जो मिल गया उसको तो हाथ भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें 7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 300 शेयर्स पर टोटल कितना मिल गया है 2100। इसको हम कब्जे में लेकर अपने शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में डाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट ऑन री इशू। तो ध्यान से, पेड अप वैल्यू, फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपए है और उनको हम इशू कर रहे हैं कितने पे, 11 रुपए पे, मतलब हम प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं। आया समझ में। तो हम यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट तो नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन री इशू हो जाएगा 0। ठीक है, अब इनमें से हम कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं, ध्यान से 2100 अमाउंट पूरा है कितना 300 शेयर्स का, लेकिन हम री इशू कर रहे हैं सिर्फ 200 शेयर्स। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट गेन ऑन री इशू निकाल लो, कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 300 माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू कितना हो जाएगा 0। तो 2100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 300 आपका हो जाएगा 1400। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए 1400 जो है हम गेन ऑन री इशू ट्रांसफर करेंगे। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट का आपने पहले अमाउंट निकाल लिया, उसके बाद डिस्काउंट कुछ दिया नहीं है री इशू पर, तो वो 0 हो जाएगा। फिर 2100 पूरा 300 शेयर्स से रिलेटेड का अमाउंट है, तो हमें प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालना है, हमने जितने शेयर्स री इशू किए हैं उसके हिसाब से। तो 2100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। क्लियर हो गया क्वेश्चन 152। चलिए क्वेश्चन 153, the liability of shareholders of a public limited company is limited to unpaid value of shares, nominal value of shares, extent of private assets called up share capital। तो लाइबिलिटी किसी भी शेयर होल्डर की एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो सपोज अगर शेयर की वैल्यू है 20 रुपये, उसमें से शेयर होल्डर 12 रुपये दे चुका है, तो अब उस शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी बाकी है, 8 रुपये की बाकी है बस। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर को कोई मतलब नहीं, उसको एक्स्ट्रा पैसा और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भले ही कंपनी अपनी डेट्स पे ऑफ कर पाए नहीं कर पाए, उससे उस शेयर होल्डर को मतलब नहीं है, उसके असेट्स, उसके प्राइवेट असेट्स जो हैं वो बिकेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है यहाँ पर, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनीज के केस में। आया समझ में। तो यहाँ पे क्लियरली एक लाइबिलिटी शेयर होल्डर की कितनी हो जाएगी, अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 153 क्लियर हो गया। 154, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। तो एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी जो है बोनस शेयर्स भी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है और इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है, लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्वेश्चन 154 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 155,
अ कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। ठीक है, तो कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए? 50,000 शेयर ऑफर किए, 10 रुपये ईच फेस वैल्यू पर। पेबल एज टू ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 रुपये हो गया, तो मतलब 2 रुपये फाइनल कॉल पे हो जाएगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशंस रिसीव कितने शेयर्स के लिए हो गई? 60,000 शेयर्स के लिए हो गई। एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट? ध्यान से, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोल रहे हैं कि जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो अलॉटमेंट और कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो 60,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया है उनको सिर्फ 50,000 शेयर्स अलॉट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से हम निकाल लेते हैं। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ? 60,000 शेयर्स पर रिसीव हुआ। 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 1,80,000 मिला। लेकिन एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना होना चाहिए था? 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली 50,000 इंटू 3 दैट मीन्स 1,50,000 ही अलॉट होना चाहिए था। ठीक है, तो मतलब 30,000 रुपये एक्सेस अमाउंट मिल गया हमें। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये 30,000 एक्सेस अमाउंट जो है ये हम कहाँ से एडजस्ट कर देंगे? अपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की इंस्टॉलमेंट से। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए 30,000। ठीक है, हमारा अमाउंट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो कॉल तक उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़े। हमारा पूरा का पूरा एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट से ही एडजस्ट हो जाएगा। आया समझ में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन 156, द forfeited शेयर्स कैन बी री इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ऑल ऑफ देम। तो जो भी शेयर्स फोरफीट किए गए हैं उनको हम एट पार भी री इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी री इशू कर सकते हैं, एंड एट डिस्काउंट भी री इशू कर सकते हैं। तो जब डिस्काउंट पर री इशू करते हैं तो हम शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो क्लियरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ देम। फोरफीटेड शेयर्स को हम पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पर ही री इशू कर सकते हैं। क्वेश्चन 157, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज। तो एक पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक है, कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो 7 मेंबर्स होने चाहिए, हमने पढ़ा था जब हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ठीक है, तो प्राइवेट में कितने होने चाहिए, पब्लिक में कितने होने चाहिए हमने देखा था। तो पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन 158, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर। तो मतलब हम जब इशू करते हैं शेयर्स को एट प्रीमियम, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब क्रेडिट करते हैं, उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज, ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व, पेइंग फीस टू डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? इनमें से राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व या पेइंग फीस टू डायरेक्टर्स, ये तीनों ही रीजंस आपके सेक्शन 52 में लिखे हुए नहीं हैं। ठीक है, यूटिलाइजेशन पर्पसेज में। तो यहाँ पर आपका क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा? बी। आया समझ में? क्वेश्चन 159, अ कंपनी परचेज्ड मशीनरी फॉर 6 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज पेड इमीडिएटली and the balance amount was discharged by issue of equity shares of ₹10 each at 25% premium. How many shares will be issued by the company to the vendor? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो 6 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, उसमें से 1 लाख रुपए आपने समझ लो इमीडिएटली पे कर दिया, मतलब कैश में पे कर दिया। बचे कितने? 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए चुकाने के लिए कंपनी ने क्या किया? शेयर्स इशू किए। एक शेयर 10 रुपए का 25% प्रीमियम पे, मतलब एक शेयर कितना हो जाएगा? 12.5। ठीक है, 10 + 2.5, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 करो, कितना आ जाएगा? 40,000। तो 40,000 शेयर 12.5 रुपए का एक शेयर कंपनी इशू करेगी, तब जाके वो 5 लाख रुपीज़ का कंसिडरेशन दे पाएगी। आया समझ में? तो क्वेश्चन 150 का आंसर हो जाएगा बी, 40,000 शेयर्स। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 160, डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट इन अ कंपनी टू
इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स या ऑल ऑफ देम। तो डिविडेंड तो हम इक्विटी या प्रेफरेंस को ही देते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कभी भी फिक्स डेट से डिविडेंड नहीं मिलता, उनका हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहता है, कई बार तो बेचारों को मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा हर साल एनुअली फिक्स्ड रेट से प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, डिविडेंड दिया जाता है। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन 161, a company forfeited 4,000 shares of rupees 10 each, on which application money of rupees 3 has been paid. Out of these, 2,000 shares were reissued as fully paid up and rupees 4,000 has been transferred to capital reserve. Calculate the rate at which these shares were reissued. तो reissue price हमें निकालना है, यहाँ पे बाकी हमें सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, चलो एक बार और देखते हैं। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर फोरफीचर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रीइशूड शेयर्स डिवाइडेड बाय फोरफीटेड शेयर्स माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू। ठीक है, तो यहां पर शेयर फोरफीचर अमाउंट में कितना अमाउंट आ जाएगा। एक कंपनी ने 4,000 शेयर्स को फोरफीट किया, ठीक है, और उस पर एप्लीकेशन मनी कितना मिल चुका था, 3 रुपीज़ हैज़ बीन पेड। तो मतलब शेयर फोरफीचर अमाउंट आपका हो जाएगा 4,000 शेयर्स पर 3 रुपये मिल चुका है, मतलब 12,000, ठीक है। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय रीइशूड शेयर्स, कितने रीइशू कर रहे हैं हम, 2,000 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय फोरफीटेड शेयर्स कितने हैं, 4,000, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, ठीक है। और कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए आ गया, 4,000 रुपये। आपका क्या आ गया, गेन ऑन रीइशू, ठीक है। तो इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। डिस्काउंट ऑन रीइशू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका, 12,000 का हाफ दैट इज 6,000, तो 6,000 और ये यहाँ चला जाएगा माइनस 4,000, तो डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना आ गया, 2,000, ठीक है। 2,000 रुपये आपका डिस्काउंट ऑन रीइशू आ गया, और कितने शेयर्स रीइशू किए थे, 2,000, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट ऑन रीइशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका डिस्काउंट पर शेयर आ गया ₹1, आपका आ जाएगा डिस्काउंट पर शेयर। तो यहाँ पर अगर 10 रुपये की पेड अप वैल्यू वाले शेयर्स को हम 1 रुपये के डिस्काउंट पे रीइशू कर रहे हैं, मतलब 9 रुपये पे रीइशू कर रहे होंगे, तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 162, अ शेयर ऑफ ₹100 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% इज फोरफीटेड, ठीक है। तो एक शेयर था, 100 रुपये का फेस वैल्यू था, 20% का प्रीमियम था, मतलब 20 रुपये प्रीमियम हो गया, उसको फोरफीट किया गया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 30 रुपीज़। तो फाइनल कॉल 30 रुपीज़ हमें नहीं मिला। अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फोरफीचर अकाउंट ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स इज, तो हम फोरफीचर अकाउंट की जेब में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, तो ध्यान से 100 रुपये में से 30 रुपये की फेस वैल्यू नहीं मिली, मतलब 70 रुपीज़ की फेस वैल्यू मिल गई है, और अलॉटमेंट पर ये 20 रुपये भी बाय डिफ़ॉल्ट हमने ले लिया होगा। तो टोटल 120 में से हमने 90 रुपीज़ हमें मिल चुका है, 30 रुपीज़ नहीं मिला है। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पर इस 90 में से भी 20 रुपीज़ तो प्रीमियम का अमाउंट मिला है, उसको हमें हाथ नहीं लगाना। तो यहाँ पर क्लियरली कितना अमाउंट आप डालोगे उस शेयर का, शेयर फोरफीचर की जेब में 70 रुपये, ठीक है। 70 रुपीज़ हमारा फेस वैल्यू का जो अमाउंट है, ये हम डालेंगे कहाँ पर, अपने शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में, कब्जे में ले लेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा, डी, 70 रुपीज़। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 163, M Limited forfeited 160 shares of ₹10 each, on which only application money of ₹2 was paid. These shares were reissued for ₹9 per share. The amount transferred to capital reserve will be, बड़ा ही आसान है, 160 शेयर्स फोरफीट किए गए, ठीक है। कितनी फेस वैल्यू वाले, 10 रुपये, जिसमें से सिर्फ 2 रुपये एप्लीकेशन मनी मिला है, बाकी नहीं मिला।
दीज शेयर्स वर री इशूड फॉर 9 पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में हमारा कितना आ जाएगा, 160 शेयर्स पर 2 रुपये मिल चुका है, मतलब 320 रुपीज़ मिल चुका है। आया समझ में। अब इन्हीं शेयर्स को जब डिस्काउंट पे हम री इशू कर रहे हैं तो 160 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं कितने रुपए के डिस्काउंट पे, 10 रुपये फुली पेड अप वैल्यू थी, पेड अप वैल्यू है 9 रुपये में री इशू कर रहे हैं, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लियरली आपका 320 रुपये आपके शेयर फोरफीचर अकाउंट में थे, आपने 160 शेयर्स पर 1 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया, मतलब 160 रुपीज़ का टोटल डिस्काउंट ऑन री इशू दिया, ठीक है। तो डायरेक्टली आप नेट ऑफ कर सकते हो। तो 160 रुपीज़ आप क्या करोगे, एज गेन ऑन री इशू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लोगे। क्यों ऐसा कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड एंड नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड सेम है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 164। Z Limited allotted 2000 equity shares of ₹10 each, fully called up to the public, ठीक है। तो Z Limited ने 2000 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए, 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, और पूरा पब्लिक से उन्होंने पैसा बुलवा लिया है। आउट ऑफ दीज शेयर्स फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 200 शेयर्स वर नॉट रिसीव्ड। व्हाट इज द अमाउंट टू बी शोन अंडर द हेड शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो कितना अमाउंट आपको शेयर कैपिटल में दिखाना है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल का अमाउंट आता है वो कौन सा आता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाला अमाउंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा, कंपनी ने इशू किए थे कितने, 2000 शेयर्स और 10 रुपये पूरे बुलवा चुके हैं, लेकिन 200 शेयर्स पर माइनस 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल का 3 रुपये नहीं मिला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस आपका कॉल्स एंड अरियर्स कितना हो जाएगा, 600। तो ये कितना हो जाएगा, 19,400। तो आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आप कितना दिखा दोगे, 19,400, ठीक है। तो क्लियरली आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी। आया समझ में। तो कंपनी ने 2000 शेयर्स अलॉट किए थे, 10 रुपये पर शेयर बुलवा चुकी है, तो टोटल 20,000 आपका आ जाता, माइनस कॉल्स एंड अरियर्स कर दो, जो नहीं मिला 200 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं मिला, 600 रुपये नहीं मिला, तो कितना नेट मिल गया, 19,400। तो ये हमारा नेट अमाउंट सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल होगा जो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा शेयर कैपिटल के सामने। चलिए क्वेश्चन 164 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 165। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स and it received applications for 1,50,000 shares. Applications for 30,000 shares were rejected and the remaining were allotted shares on pro rata basis. ठीक है। तो यहाँ पर 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को कुछ भी अलॉट नहीं किया गया, 0, और 1,50,000 में से 30,000 गया, बचा कितना, 1,20,000 एप्लीकेंट्स को कितना अलॉट कर दिया गया, 1 लाख। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर इज, ठीक है। तो अब जिसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको कितना अलॉट किया जाएगा, ये हमें निकालना है। आया समझ में, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। इसको आप लिख सकते हो 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, तो कितना आ जाएगा आपका 2500। तो 2500 शेयर्स अलॉट करेंगे हम, ठीक है। तो जिसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको हम 2500 शेयर्स अलॉट करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए 2500। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 166। अनुराग लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स। इट गेव इट्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज राइट टू बाय 10,000 ऑफ द अबव शेयर्स। द टाइप ऑफ इशू इज पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू या ईसॉप। तो जब भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ को राइट देती है शेयर्स बाय करने का, उसको हम क्या बोलते हैं, ईसॉप या स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 167। एज पर सेबी द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस दैन 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, या नन ऑफ दीज। तो हम देख चुके हैं 25% ऑफ द इशू प्राइस, जितने प्राइस पे शेयर्स को इशू किया गया है उसका एटलीस्ट 25% आपको एप्लीकेशन के समय लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है।
तो आपका आंसर हो जाएगा बी 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ शेयर। तो कंफ्यूज मत होना फेस वैल्यू और इशू प्राइस में। क्वेश्चन 168, ऋषभ लिमिटेड took over assets of 24,60,000 and liabilities of 4,60,000 of JCV Limited at an agreed value of 22 lakh payable rupees 5,08,000 by a bank draft and balance by the equity shares of rupees 100 each at a premium of 20%. The number of equity shares issued by Rishabh Limited to settle the above transaction is। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 22 लाख रुपए का कंसिडरेशन देने की बात हुई है, उसमें से 5,08,000 तो आपने बाय बैंक दे दिया, ठीक है, बाय बैंक ड्राफ्ट दे दिया। बचे कितने? 22 लाख में से 5,08,000 माइनस कर लो, 16,92,000 बचा। अब 16,92,000 के लिए कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स इशू कर रही है। एक शेयर 100 रुपये और प्रीमियम 20% मतलब 120 रुपये का इशू कर रही है। आया समझ में? तो 16,92,000 डिवाइडेड बाय 120 कितना हो जाएगा? 14,100। तो कंपनी को 14,100 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 120 रुपये के, 100 रुपये की फेस वैल्यू और 20 रुपये के प्रीमियम पे, तब जाके वो 16,92,000 को एज कंसिडरेशन दे पाएगी अपने शेयर्स को। तो क्लियरली यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी 14,100। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, एक्स लिमिटेड forfeited 100 shares of ₹10 each on which only ₹5 was paid। तो एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर्स फोरफीट किए 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले, जिसमें 5 रुपये मिल चुका था। आउट ऑफ दीज शेयर्स 80 शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹6 पर शेयर फुली पेड अप। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में आप कितना अमाउंट कब्जा करके रखोगे? 100 शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, फोरफीट हो रहे हैं, और उस पर कितना मिल चुका है? 5 रुपीज़ वॉज पेड, मतलब 500 रुपये कब्जे में ले लोगे। डिस्काउंट ऑन री इशू कितना किया जा रहा है? री इशू करते समय हम 80 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, ठीक है, और फुली पेड अप वैल्यू ले चल रहे हैं, मतलब 10 रुपये की पेड अप वैल्यू वाले शेयर्स को हम 6 रुपये में इशू कर रहे हैं, मतलब हम 4 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं एक शेयर पे। तो 80 शेयर्स पे कितना हो जाएगा? 320। तो 180 रुपीज़ डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, कई बार आप जल्दबाजी में गलती कर देते हो। तो 320 रुपीज़ का आप डिस्काउंट ऑन री इशू दे रहे हो, ठीक है। तो अब क्लियरली यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा प्रो राटा बेसिस पे। 500 अमाउंट आपका है कितने शेयर्स का? 100 शेयर्स का। तो 80 शेयर्स का कितना हो जाएगा जो हमने री इशू किए, इंटू 80/100 कर लो, माइनस डिस्काउंट कितना दिया? 320। तो अब निकाल लेते हैं 500 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 320। आपका आंसर हो जाएगा क्या? 80 रुपये आपका हो जाएगा गेन ऑन री इशू जो आप ट्रांसफ़र करोगे कैपिटल रिजर्व में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 170, प्लेवे लिमिटेड इशूड 3,000 शेयर्स टू द पब्लिक। Amount was called in 3 installments till 31st March 2020. Only application and allotment money was called, and all the shareholders duly paid the amount called. Under which subhead of share capital will the amount received be shown? ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ध्यान से, वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने 3,000 शेयर्स इशू किए कंपनी ने, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स बुलवानी थी, लेकिन 31 मार्च तक कंपनी ने अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही पैसा बुलवाया है, मतलब तीसरी इंस्टॉलमेंट अभी कॉल्ड अप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आप कौन सी हेडिंग के अंडर दिखाओगे? ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जब आप लिखते हो तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होता है और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप होता है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के लिए 2 कंडीशंस आपकी होना ज़रूरी है। पहली, कंपनी ने पूरा फेस वैल्यू कॉल कर चुका है और कंपनी को पूरा अमाउंट मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। कंपनी ने यहाँ पे पूरे इंस्टॉलमेंट्स कॉल नहीं किए हैं, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ही बुलवाया है। तो यहाँ पर क्लियरली आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में जाएगा, ना कि सब्सक्राइब्ड बट एंड फुली पेड अप में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में आप ये अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो आप दिखाओगे, क्योंकि कंपनी ने अभी पूरा अमाउंट कॉल नहीं किया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 170? आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तो हमने क्वेश्चन 170 तक बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए। तो हमारा पार्ट 2 ऑफ MCQ सीरीज फॉर द चैप्टर 9 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल यहीं पर कंप्लीट होता है।
ठीक है, आने वाले पार्ट 3 में और भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इसके थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय। ठीक है, तो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।